अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव सर। इस प्रोग्राम को आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो, बिकॉज अगेन इट्स अ न्यू ब्रांड न्यू डे। लेकिन आप इस चीज़ को फील करें कि अभी मैंने आपसे कहा था ब्रांड न्यू वीक, अ ब्रांड न्यू डे, और उसके बाद आज हम पहुँच गए हैं बेसिकली थर्सडे पे, यानी कल के बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा। और वीकेंड पे लाहौर शहर का मौसम जैसा आज है, अगर वैसा हो जाए तो वीकेंड हम बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल बाइपर जॉय को लेकर तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ऑल दो वहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाहौर में अगर ख़तरा कम है, बल्कि अगर तूफ़ानी बारिशों की बात करें तो मौसम जो है वो तूफ़ानी बारिशों के अलावा भी बहुत अच्छा हो गया है। तो जहाँ पर हम आपको अलर्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि चूँकि लाहौर का मौसम अच्छा है तो उसको इन्जॉय भी करें। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं, और वो हमें आपको पता है हमेशा की तरह इंडिकेट करेंगे हरमीत सिंह, वो भी इस्लामाबाद से। सो लेट्स गो, चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। वैसे जैसे स्क्रीन आती है मेरे सामने और मैं देखता हूँ ज़्यादा चेहरा अगर आपका फ्रेश होता है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि लाहौर में बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। लेकिन आपने इस्लामाबाद की बात की। इस्लामाबाद में कल रात को तकरीबन 12 बजे के दरमियान जो है बारिश हुई और कमाल की बारिश हुई, ठंडी ठार हवाएं चल रही थी। जैसे फिर हम उसी दौर में चले गए, फरवरी का महीना है और ठंडी ठार हवाएं। लेकिन आज सुबह से जब मैं देख रहा था धूप तो है, लेकिन उसके साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऐसा लगता है कि 1 घंटा या 2 घंटे के बाद दोबारा बारिशों का रुख इस्लामाबाद की ओर होगा। आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ तो मौसम मुख्तलिफ शहरों में खुशगवार हो रहा है, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। और आपने देखा एक तो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और फिर मैंने वहाँ पर देखा कि पुलिस एहलकार मिन्नते समाजते करते ख़वातीन को कह रहे हैं कि जनाब अली आप यहाँ से तशरीफ़ किसी और जगह लेके जाएँ, यहाँ पे किसी भी वक्त लहरें आ सकती हैं और किसी वक्त आपकी जान जा सकती है। पर वो मैडम कहती है नहीं, मैंने सेल्फी लेनी है और सेल्फी दिखानी है सोशल मीडिया पे कि मैं भी बड़ी बहादुर हूँ। तो इस किस्म की चीज़ें जो आ रही हैं वो इंतहाई तकलीफ देह हैं। देखिए ये बात आपने बिल्कुल 110% बिल्कुल ठीक की है कि अगर कल की वीडियोस की और फुटेजेस की बात करें तो सोशल मीडिया पे अब जम्मे गफीर तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कराची के लड़के बड़ी तादाद में साहिल समंदर पहुंच गए। हालांकि वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिस है। हालांकि बताया जा रहा है कि बाइपर जॉय एक ऐसा तूफान जिसने कराची का रुख बदल दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे के बाद वो कराची में दाखिल होगा। मतलब कराची के अगर साहिली इलाकों की हदूद की बात करें तो कहा यह जा रहा है पिछले 3 से 4 दिन से इंडिकेट किया जा रहा है वो बंदा जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो नहीं करता है, जिसके पास फ़ोन है नहीं है, उसको कराची के साहिली समंदर पर आने वाले इस तूफान के बारे में पता है, जिसको कहा जा रहा है कि आज की तारीख में वो कराची, केटी बंदर और गुजरात साइड से जो है वो टकराएगा, यहाँ से गुजरेगा। तो कहा यह जा रहा है कि मैं कल भी बता चुकी हूँ, अगर बदीन की बात करें, थरपारकर की बात करें, सजावल की बात करें, उसके अलावा इर्द गिर्द के सारे इलाके जो है वो शदीद इसकी लपेट में आ सकते हैं। 90,000 से ज़्यादा लोग जो है उनके इनखला को मेक श्योर करने के लिए पाक फ़ौज भी अलर्ट है, महकमा जात भी अलर्ट है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने 7वां 8वां ये अलर्ट जारी किया है। लेकिन ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भाई आपकी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कराची से जितने भी पब्लिक और व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसे 2 से 4 दिन का ये जो शदीद अलर्ट जारी किया गया है इसका ख्याल रखें। और अम्मी तो एक और बड़ी अहम चीज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है, अर्बन फ्लडिंग का बहुत खतरा है। जी जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सुहा अगर हम कराची की बात करें, मैं कराची में काफ़ी अरसा रहा हूँ और जब हम गांव में हुआ करते थे तो लोग कहा करते थे कि कराची का जो शहर है ये नीचे और समंदर इसके ऊपर है, और मुझे हैरानी होती थी। लेकिन जब आप जाएंगे सीवी और इन इलाकों में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची का जो समंदर है वो किस कदर ऊंचाई पर है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस किस्म से जो हाई अलर्ट जारी किया गया है वो पाक फ़ौज की जानिब से किया गया है, और कहा गया इसमें कि 2 से 2.5 मीटर तक इसकी लहरें जो है वो बुलंद होंगी। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ दीगर हवाले से जो खबरें आ रही हैं दीगर इलाकों के हवाले से, वो भी कुछ खास ठीक नहीं है। क्योंकि ख्याल रखना होगा जो कल हम देख रहे थे कि उसके जो असरात थे वो कल हमने कराची की सड़कों पर बहुत सारे हमारे कराची के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ शेयर की। कभी कभी कुछ ऐसे मनाजिर भी हमने देखे कि कभी अंधेरा, कभी तूफ़ान, कभी आलूदगी और कहीं ना कहीं बारिश के वो खतरे। तो यकीनन असरात तो तेज़ी से आ रहे हैं। और अब जैसे आप फरमा रही हैं बल्कि आज का ही दिन है, और हम गुजरात की बात करें या केटी बंदर की बात करें तो दोनों तरफ से हम वहाँ पे भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी इंसानी जानों को बचाने के लिए
बहुत सारे लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे भी हमने देखा कि तकरीबन 60,000 के करीब जो लोग हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है। एक टारगेट है 90,000 को, उसको पूरा भी करना है। लेकिन इसी सारी सूरत को अगर हम देखें, ख़ासकर जो टारगेट एरिया है वो, जिस तरह हम बारहा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बदियन, ठट्टा, मीरपुर ख़ास, ये दीगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ख़तरात बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कोशिश यहाँ पर ये करनी चाहिए होगी, जितने भी हमारे शो को देखने वाले हैं उनको ये कोशिश करें, जितनी भी पहल हो सकती है इस वक्त आप निकलें अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं और बहुत सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि कुछ भी नहीं होगा, वैसे अफवाहें। एहतियात करना लाजिम है। बाकी अल्लाह खैर करे, हमारी भी दुआएं कि ये जो सूरत हाल, ये जो तूफ़ान की खबरें हम दे रहे हैं, तो इसका मकसद किसी को डराना नहीं है बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। अगर आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे, अल्लाह करे कि ये मामला जो है इसी तरह निमट जाए। माजी में भी बहुत सारी तूफ़ानों का के हवाले से पेशगोई भी की गई, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इन सारी चीज़ों को रखना होगा अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो किसी महफूज ठिकाने पर अगर आपको इंतज़ामिया नहीं भी पहुँच पा रही है, तब भी आपने कोशिश करनी है खुद निकलने की वहाँ से। और हरमीत, इस बात को इस चीज़ पर या इस बात पर कंक्लूड कर लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो मसला हम बता रहे होते हैं हर वक्त अपने शो में, आप देखें कि ये महीना कौन सा है, जून का महीना चल रहा है और मौसम आपको फरवरी वाला मिले तो ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। ऑल तो हम मौसम को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समुंदर में आने वाले इस तूफ़ान की इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मौसम किस महीने में किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे ही ओज़ोन लेयर को मुतासर करने के बाद और हमारे जंगलात काटने के बाद, हमारे कंक्रीट के बड़े बड़े शहर आबाद करने के बाद के साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफ़ेक्ट्स है जो कि हम बेयर कर रहे हैं। तो अभी भी इस हवाले से आप जो भी कर सकते हैं, अपने मुंसलिक लोगों, इर्द गिर्द वाले जो आपके इस बात पे आपको कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं ये कोई तूफ़ान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कोशिश करें कि सारे समुद्र के करीब तरीन भी ना जाएं। और अगर वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, देहातों में रहने वाले जो लोग हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं जो इनखला कर रहे हैं, अपनी बंद पे भी आप उनकी मदद ज़रूर करें, जिस तरह से भी उनकी मदद की जा सकती है, बढ़ चढ़कर इस पे पार्टिसिपेट ज़रूर करें। खैर, हमारी जो नुमाइंदा है, हमारी पब्लिक न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट है शाइस्ता जलील, उन्होंने एक डिटेल इस हवाले से कवर किया है और वो मौजूद है कराची में। तो उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त करंट सिचुएशन कराची की क्या क्या है, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या इंडिकेशन दी गई हैं। जी शाइस्ता, इस हवाले से बताइएगा आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद है और क्या सूरत हाल है कराची की करंट? जी, समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय की अगर हम बात करें तो बाइपर जॉय का तूफ़ान आज पाकिस्तान के साहिलों से टकराएगा। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। सेंटर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात बताती हैं कि समुद्री तूफ़ान का फासला जो है केटी बंदर, सिंध की जो साहिली बंदरगाह है, केटी बंदर से इसका फासला सिर्फ 200 किलोमीटर रह गया है। जबकि कराची के जुनूब की अगर हम बात करें तो कराची के जुनूब से इसका फासला 275 किलोमीटर और ठट्टा के साहिल से इसका फासला 250 किलोमीटर के फासले पर है। बाइपर जॉय तूफ़ान आज पाकिस्तान के साहिलों से टकराएगा। इसकी सिंध की साहिली पट्टियाँ केटी बंदर, ठट्टा, पदीन, सजावल मुतासिर होंगी। बाइपर जॉय तूफ़ान जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है ओमान से जो है पाकिस्तान की जानिब रवां दवा है। पाकिस्तान के साहिलों की अगर हम बात करें तो सिंध के साहिल इस वक्त शदीद बिखरे हुए हैं। जिस तरह नाम है बाइपर जॉय, तो ये बाइपर जॉय तबाही फैलाने वाला तूफ़ान साबित हो सकता है। माहिरीन बताते हैं एक तूफ़ान जो है पाकिस्तान के साहिलों पर तबाही मचा सकता है। तेज़ हवाएं चलेंगी और ये तूफ़ान जो है साहिली पट्टियों को अपनी लपेट में लेगा। हुकाम की जानिब से सिंध की साहिली पट्टियों से अब तक हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सिंध की 3 साहिली पट्टियों बदीन, ठट्टा, केटी बंदर से अब तक 76,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इस तरह अगर बात करें केटी बंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान है, वहाँ से 17,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके आर्जी कैंपों में और मुख्तलिफ इमारतों में इनको मुंतकिल किया गया है। हुकाम का कहना है कि जिन अफराद को जो है साहिली पट्टियों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, तूफ़ान के 3 रोज़ के बाद जब तक तूफ़ान मुकम्मल टल नहीं जाता, इन अफराद को वहीं रखा जाएगा और साहिली पट्टियों से दूर रहने की हिदायत जारी की जा रही है अफराद को। कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने आर्जी तौर पर भी जो है इन साहिली पट्टियों से दूर हो गए, जो मकीन थे। माहीगीरों की बस्तियां अक्सर जो है सिंध की साहिली पट्टियों पर हम देखते हैं, जो वहीं रहते हैं, वहीं से मछली पकड़कर उनका रोज़गार है, माहीगीरी करते हैं और वहीं पर जो है वो उनका गुजर बसर होता है। बाइपर जॉय तूफ़ान की अगर हम बात करें तो बाइपर जॉय तूफ़ान कराची से तो नहीं टकराएगा, मगर कराची पर इसके असरात
खासे वाज़ह नुमायाँ हो सकते हैं। जितना ये तूफ़ान केटी बंदर से फासले पर है, इसी तरह जो है कराची केटी बंदर के फासले पर है। लगभग 200 किलोमीटर के फासले पर अगर ये तूफ़ान है, तो जब ये तूफ़ान केटी बंदर के साहिल को हिट करेगा तो इसके असरात जो है कराची पर भी नुमायाँ होंगे। माहिरीन बताते हैं कि कराची में तूफ़ानी हवाएँ चलेंगी और तेज़ बारिशों का भी इम्कान है। जी, थैंक यू सो मच शाइस्ता। शाइस्ता ने हमें डिटेल से इस हवाले से पूरी अपडेट हमें दी है कि जो भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं महकमा जात की जानिब से और जो भी इस वक्त तूफ़ान की सूरत हाल है, 11 बजे का टाइम दिया गया था, जस्ट अबाउट टू रीच एट दैट पॉइंट। अगर 11 बजे की बात की जा रही है तो कराची के साहली इलाकों से टकराने वाला ये समुद्री तूफ़ान जिसे बाइपर जॉय कह रहे हैं, उसके बारे में बारहा अगर आप देखें तो सुहा, इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में, उनके लिए भी लाजिम है कि इस वक्त कल भी कहा गया था कि किसी भी वक्त बिजली का जो है बहरान दोबारा बढ़ सकता है और इंटरनेट में भी बड़े मसाइल आ सकते हैं। तो जो लोग इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो काम है आप इस वक्त निपटा दें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि एक तो बिजली और फिर दीगर मामलात की जो तरसील है उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं। और जिस तरह हमने तस्वीरें देखी और जिस तरह रिपोर्ट उन्होंने जिस तरीके से किया, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखा कि वो मुख्तलिफ़ मकामात पर उनको रेंजर्स और फ़ौज के जो अहलकार थे वो उनको लेके जा रहे थे महफूज मकामात तक। तो ये हम तो देख रहे हैं, तस्वीर हमारे सामने आ रही, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी जो है, मुख्तलिफ गाँव, मुख्तलिफ ऐसे घर जो हैं वहाँ पे पानी तकरीबन, और इसी तरह सीवीओ और दीगर इलाकों की जिस तरह बात की जा रही है। लेकिन अभी भी जिस तरह दफ़ा 144 आपने कल देखा, कल ये रिपोर्ट हुई, बहुत सारे मुसाफिर जिनसे हमने रब्ता किया तो वहाँ से हमने ये देखा कि दफ़ा 144 तो नाफिज है, लेकिन कोशिश ख़बरें अलग सी आई, इंतज़ामिया उस तरह चौकन्ना हमें नज़र नहीं आई। तो इंतज़ामिया को भी इस वक्त अपनी ड्यूटी सरंजाम देनी होगी, हाई अलर्ट जारी करना होगा और सख्ती से निमटना होगा, क्योंकि एक इंसान की अगर जान जाती है तो यकीनन ये सबके लिए एक अलमिया होगा। और मैं समझता हूँ कि सबको ख्याल अपना भी रखना होगा। जैसे जैसे खबरें आ रही हैं यकीनन, और जिस तेज़ी से ये लहरें आ रही हैं और जिस तेज़ी से ये दाखिल हो रही हैं, तो इसमें लग रहा है कि खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं वो यकीनन तशवीशनाक है। लेकिन और हमीद, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर बिजली की बात की जाए तो हाई ट्रांसमिशन पोल जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ देहातों में साहिली पट्टी के जो करीब करीब है वहाँ पर गिरे हैं, और उसके गिरने से जो ट्रांसमिशन लाइंस मुतारिफ हुई हैं और उसके अलावा जो अब देख रहे हैं कि मज़ीद 20 साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, तो बिजली की जो सूरत हाल है वो मज़ीद भी ख़राब हो सकती है। तो ओवरऑल हम दुआ खैर करते हैं इस हवाले से कि बाइपर जो है टकराने की बात जो हम कर रहे हैं इससे महफूज रहें तमाम गाँव देहात जो कि साहिली पट्टी के करीब है, और इंसान भी महफूज रहें और सब अपने हिफ्ज़ ईमान में। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो डिटेल सेगमेंट हमने इसमें कर लिया कि तूफ़ान के आने की इंडिकेशन जाहिर की गई है, लेकिन तूफ़ान आए ना आए आज मेयर कराची तो ज़रूर आएगा। वो इसलिए क्योंकि इतनी सूरत हाल ख़राब होने के बावजूद भी आज चूँकि दिन मुकर्रर किया गया था, तो मेयर कराची जो है उसके इंतखाबात के लिए आज बाकायदा 9 बजे पोलिंग का आगाज़ किया गया है। 11 बजे से ये इंतखाबात जो है इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। 9 बजे पोलिंग स्टेशन जो है वो खोल दिए गए हैं। नशिस्तें जो हैं आपको पता है 184 जो है उसकी नशिस्तों के बाद ही पहले मेयर और फिर डेप्यूटी मेयर का इंतखाब किया जाएगा। अब 2 उम्मीदवार हैं जिनमें काफ़ी देखा जा रहा है कि मुकाबला बहुत सख्त है। अगर हम बात करें हाफिज़ नईम की, तो जमात इस्लामी से जिन्हें PTI की काफ़ी ज़्यादा हिमायत हासिल है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो मुर्तज़ा वहाब का पलड़ा भी काफ़ी भारी दिखाई देता है, क्योंकि जो PTI के अक्सर चेयरमैन नाराज़ हैं वो भी उनके साथ है, फिर नून लीग, JUFA और बहुत सारे ऐसे सपोर्ट्स जो हैं वो उनको हासिल हैं। और 2 रेंजर्स की नफरी भी तलब की गई है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। इंतखाबात का बाकायदा आगाज़ जो है वो पोलिंग का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो जाएगा 11 बजे के करीब। तो आज ये फैसला भी आ जाएगा। खैर, इस पर हम डिटेल से ले लेते सारी इन्फॉर्मेशन। तला मखदूम हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, सो उनसे जानते हैं कि फिलहाल कैसी गहमा गहमी वो रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। जी तला, कैसे हैं आप? तला, आपको आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। बताइएगा हमारी पब्लिक को कि फिलहाल कराची में सूरत हाल क्या है और किस तरह से आप गहमा गहमी देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर।
बिल्कुल आज वो दिन आ गया है जिस दिन जो है वो शहरियों को इंतज़ार था कि मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। 1 to 1 मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान। हाफिज़ नईमुर रहमान का अगर हम डिप्टी मेयर की बात करें तो सलमान मुराद जो है डिप्टी मेयर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद, जबकि जमात इस्लामी के जो नामजद डिप्टी मेयर हैं वो सैफुद्दीन एडवोकेट हैं। आज दोनों के दरमियान जो है वो चारों के दरमियान आमने सामने हैं। देखना यह है कि कौन जो है वो जीत हासिल करेगा। अगर हम अददी हिस्सों की बात करें कि वोट्स की तादाद की बात करें तो 173 जो है वो वोट सीट चेयरमैन जो है वो हिमायत में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि पीटीआई की हिमायत अगर जमात इस्लामी को मिलती है, जैसे कि वो दावा कर रही है कि पीटीआई ने हिमायत का ऐलान करी है, जबकि बीच में देखा गया है कि पीटीआई के 30 अरकान ने मुनर्रिफ होने का भी जो है वो ऐलान किया कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं करेंगे। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो जमात इस्लामी की जो जीत है वो वाज़ेह है। 193 चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी के साथ मौजूद हैं। आज जो है वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए जो है वो 11 बजे के बाद जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, जो कि आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में जो है वो वोटिंग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। सिटी काउंसिल हॉल में इस वजह से नहीं किया गया कि मुमकिन बरसात की वजह से जो है वो सिटी काउंसिल हॉल के बाहर पानी जमा हो जाता है। इसकी वजह से इस ऑडिटोरियम में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में इंतखाबात होंगे। आज जो है मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब वो भी जो है वो आर्ट्स काउंसिल पहुंच चुके हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान भी पहुंच चुके हैं, जबकि प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत जो है वो फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो है वो 4 अरकान जो कि चेयरमैन इलेक्ट हुए थे उनको भी ऑडिटोरियम पहुंचा दिया गया है। अब 11 बजे के बाद जो है बताया जा रहा है ऑडिटोरियम के गेट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले तमाम जो चेयरमैन हैं मुतखिब नुमाइंदे हैं उनको शनाख्ती कार्ड देखने के बाद जो है वो ऑडिटोरियम में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। सुबह 9 बजे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक है, तनहा हम इस हवाले से अपडेट करें तो हरमीत कराची की जो सूरत हाल है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान है इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, उनका पलड़ा कंपैरेटिवली काफ़ी कहा कि भारी भी है और सबकत ले जा सकते हैं वो, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उनकी भी तैयारी जो है वो थोड़ी नहीं होगी। तलहा ने जो है वो हमें कंटिन्यू किया हमारे साथ। जी हरमीत, आप पूछना चाहते हैं उनसे? अच्छा तला, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ अगर हम बात की जाए जैसे अगर मिलाते हैं पीपल्स पार्टी को तो 155 उनके बनते हैं, इसी तरह जमात इस्लामी के 130 और फिर मिला लेते हैं पीटीआई को तो 62 बनते हैं। यानी हाफिज़ साहब का जो पलड़ा वो तो हमें भारी लग रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और जिस किस्म से उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया और आज हुई उनको लाया गया, जो कि हमने हमेशा देखा कि जब भी मेयर के इलेक्शन होते हैं तो मुखालिफ पार्टी के लोगों को जो है पैसे देकर या किसी और लालच में लेकर या उसको मंजराम से गायब कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे मनाजिर आपने देखे इस वक्त कि किसी को अब जब मामला शुरू होगा तो लोगों को, जितने पीटीआई के लोग हैं और काउंसलर हैं, दीगर लोग हैं, तो क्या वो पहुंच चुके हैं या उनके हवाले से कोई खबरें आपके पास हैं आने की? बिल्कुल, ये दावा वो जमात इस्लामी जो है वो गायब किए जा रहे हैं, उनको जो है लापता किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि जो गिरफ्तार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतखिब नुमाइंदे, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत जो है वो यहाँ पे पहुँचाया गया है। वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे जो कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। लेकिन जो डिपेंड करता है कि जो 30 जो है वो मुनर्रिफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर डिपेंड करता है क्या वो जमात इस्लामी को आज वोट कास्ट करते हैं। अगर वो जमात इस्लामी को वोट देते हैं तो ही जो है वो जमात इस्लामी की जीत जो है वो यकीनी होगी। उसके अलावा जो है सिर्फ 173 का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, जो कि 155 उसके अपनी जो है वो मुंतखब नुमाइंदे हैं। JUIF और नून लीग की हिमायत के बाद जो है वो हिस्सा बनता है 173 का, जबकि आज जो है वो वोटिंग जो होगी उसमें 184 जो है वो वोट जो है वो दरकार थे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। लेकिन ये उस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंट होता है इस 184 के हिस्से पर जब जो है वो 2 से ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट। ठीक है तरह, ओके, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जो आपने डिटेल में बताने की कोशिश की है वही हम अपनी आवाम यानी पब्लिक को भी इंडिकेट कर रहे हैं इस हवाले से। हरमीत के ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है वो कंपैरेटिवली उस प्रेडिक्शन से ज़रा मुख्तलिफ होती है जो कि हम करते हैं। अगर हम अपनी प्रेडिक्शंस की बात करें तो वहाँ कहा जा रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा अभी सबकत ले जाने के चांसेस रखते हैं, लेकिन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अरसे से होल्ड है तो ये कहना अभी कबल इस वक्त होगा कि इंतखाबात मेयर और डेप्यूटी मेयर के कौन जीतेंगे। खैर इस पर हमने देखा है कि मेयर के
जब भी इलेक्शन हुए जम इस्लामी को ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है और जम इस्लामी के मेयर मुंतखब भी हुए और काम भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म से किया है, ये माजी में हमने देखा है। लेकिन इस बार जिस किस्म की आपने जो फरमाया कि ग्राउंड की जो रियलिटी वो काफ़ी डिफरेंट होती है और हमने ये चीज़ें बहुत सारे इलेक्शन को मैंने कवर किए जहाँ पर मैंने देखा कि मुखालिफ पार्टी के लोगों को किस तरह उठवाया जाता है लापता करके, फिर उनको ख़रीदा जाता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पढ़ लिख शोर का भारी होता है। और यही इल्ज़ामात इस वक्त पीपल्स पार्टी पर लगा रही है जम इस्लामी और पीटीआई की। अगर हम बात करें जिस किस्म के हालात हैं वो आपके सामने, जिस तरह लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराई जा रही हैं, दूसरी जानिब लोगों को जो है कि पार्टी की तब्दीलियाँ हों, या कराची में जितने भी चयन हैं या अब खैबर पख्तूनख्वा के जो मामला हैं उन लोगों पर भी दबाव ज़्यादा है। तो शायद इस सिचुएशन से पीपल्स पार्टी को जो मुझे हालात लग रहे हैं फ़ायदा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत अहम सीट है और ख़ासकर इस पर सबकी नज़रें होती हैं। कराची एक बहुत बड़ा हब है और पाकिस्तान है, अगर मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो इंडस्ट्री हैं, वहाँ के जो मामलात हैं, पूरा पाकिस्तान जो है, अगर एक बड़ी तादाद लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, सनतें हैं, बहुत सारी चीज़ें, और फिर इंतज़ामी उमूर की बात की जाए तो इस पर सबकी नज़र। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश भी है कि ये जो सीट है वो उनके हाथ से, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमने सिंध के अंदरूनी सिंध में देखा और पीपल्स पार्टी को बहुत इलाकों में काफ़ी जीत हुई और बहुत से लोग उनके मुंतखब हुए, लेकिन कराची का ये मामला है, ये हमने हमेशा देखा है कि पलड़ा जो है वो जमात इस्लामी का हमेशा भारी रहा है और इससे माजी में भी हमने लेकिन देखा शाम कि जो तक मेयर पोलिंग रहे, खत्म होने तक ये पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि ऑल दो कौन ही जीतेगा मेयर और डेप्यूटी मेयर के ये इंतखाबात में। तो पोलिंग जो है वो भी जारी है। फिलहाल हम इस पर बात भी मजीद करेंगे, एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम, जो कि आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट है। तो थर्सडे डेली डोज की बात कर लेते हैं। डोज में पहली खबर हम आपको अगर दें तो आपको याद होगा, अगर हमारा ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद है ना तो ये खबर का फॉलो अप है और आपको याद होनी चाहिए ये खबर। हरमीत, आपको पता है कुछ दिन पहले हमने खबर दी थी, एक छोटा सा बच्चा जिसको हमने कहा था कि उसने बहुत कम उम्र में ग्रेजुएशन कर ली है, कम उम्र में कॉलेज किया, और जब कॉलेज में गए तो साथीज़ा ने देखा कि ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज़हीन, जिसका आईक्यू लेवल कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा है। तो एक ही साल के अंदर 2 डिग्रीज करने के बाद ग्रेजुएशन इसने 12 साल की उम्र में मुकम्मल कर ली। अब आपको पता है कुछ ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी नज़र ऐसे लोगों पे ही होती है। अब इलॉन मस्क जो है उनकी भी आपको पता है नज़र बहुत गहरी है। उन्होंने क्या किया जी, इस बच्चे को लिया और अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना लिया। उसकी अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो पहुंचा दिया उसके घर। और देखिए अब वो पाकिस्तान, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वो यंगेस्ट आप कह सकते हैं ऐसा यंग बॉय है जो कि बेसिकली जॉब कर रहा है, ग्रेजुएशन भी कर ली है, स्कूलिंग भी बहुत कम उम्र में की, और बहुत पता नहीं इसके बाद कौन कौन से ऐसे क्रेडिट हैं जो कि वो अपने नाम करेगा। बट ही सो ब्रिलियंट, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू लेवल है जिसने इंस्पायर किया हुआ इस वक्त सबको, पूरी दुनिया को, और इलॉन मस्क को भी। आपने तो फरमाया सोहा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनके लिए पहले से बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो तैयारी में बैठी होती हैं और बहुत सारे लोगों के हवाले से चीज़ें, पहले स्टूडेंट्स के हवाले से चीज़ें पहुँच भी जाती हैं। लेकिन ये बच्चा जो था ये वाकई में बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, और फिर जिस तरह हमने ख़बर इस पे शामिल की डेली डोज में, और अचानक यानी शायद हमारा शो एलोन मस्क ने देखा है और वहाँ से बच्चे को पिक किया। सो बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि उसने अपनी जगह बना ली है, बच्चे ने अपनी ज़बरदस्त किस्म से, जिस किस्म से उन्होंने इस छोटी सी उम्र में जो कामयाबी समेटी। और अब हम देख रहे हैं कि एलोन मस्क जो है, वैसे भी उनके हवाले से कहा जाता है, वैसे भी वो खबरों में रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े ब्रेन को रखना, और आज जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, जो उनकी कंपनी है और जिस तरीके से वो तेज़ी से वो तरक्की कर रही है, उसकी जितनी भी कंपनीज हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि दुनिया भर का एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है उन्हें इकट्ठा किया और उससे वो और हरमीत स्पेस एक्स कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके नाम वैसे भी बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, और अब ये क्रेडिट भी उस कंपनी के नाम ही है कि यंग जो ये बच्चा है, कम उम्र तरीन अपॉइंटमेंट ये हुई है और इसका क्रेडिट भी उस कंपनी को ही जाता है, यानी इलॉन मस्क की इस कंपनी को जाता है। बट ही इज़ वन ऑफ दोस्त जिनके बारे में किताबों में लिखा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर स्विच करते हैं। फौरी तौर पर अगली खबर भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ऐसी खबर है जो कि आपको हैरान कर देगी कि दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेके पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो हम बताते हैं आपको, बगैर पायलट के ये स्वीडन की पहली फेरी बोट है। अब इसको फेरी बोट क्यों कहा गया है आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि बगैर अगर पायलट के चलेगी तो आप ये इमेजिन करेंगे ना, ओ माय गॉड, इट्स काइंड ऑफ फेरी टेल और समथिंग लाइक, जो कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में एज्यूम करते हैं। तो बगैर पायलट के चलने वाली, अच्छा इस पे बैठे हो ना, तो आपको याद होगा हरमीत, हमने इस तरह की खबर पहले भी दी थी
और हमने ये किया था कि यार हम डर भी सकते हैं, अगर इस तरह का कुछ हो कि बगैर पायलट के अगर जहाज चल रहा हो, बगैर पायलट के बोट चल रही हो, तो हम डर जाएंगे। तो जुआ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जैसे जैसे तेज़ी आ रही है और यही चीज़ है, अगर आपके पास जब भी वक्त हो तो 1820 की कुछ ऐसी किताबें, 1870 की कुछ ऐसी किताबें जिसमें इन सारी चीज़ों के हवाले से पहले से कहा गया था कि ये चीज़ें आएंगी दुनिया में। और उस वक्त के लोग, या जब हम भी पढ़ रहे थे तो हमें नहीं मालूम था कि शायद विदाउट ड्राइवर जो है वो और उड़ने वाली टैक्सी होगी, या अब जैसे बोट को आप देखें कि बगैर पायलट के, और इसी तरह बसें जो हमने दिखाई हैं, भाई वो सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं अपने शो में, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, और जिसकी वजह से खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं यहाँ पे बस इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब हम अपनी जनरेशन की बात करें तो जो हम देखते होते थे ना कि हाँ ये होगा 2025 में, 23 में, 24 में, तो जनाब वो शुरू हो गया। 2025 तक आपकी आने वाली अगली जनरेशन जो है वो चीज़ें देखेगी जो हम सिर्फ इमेजिन किया करते थे। सो वी आर डन विद फॉर टुडे। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा पूरा शो गुजर जाए और हम किसी को याद ना करें, किसी ऐसी हस्ती को जो हमें बहुत कुछ देकर गई हैं। यानी हमेशा हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा सेगमेंट या ऐसा टच ज़रूर होता है इसमें हम या तो कोई बरसी हो तो कुछ खराज अक़ीदत या खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं, या फिर किसी की सालगिरह हो तो उनको याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अदब के लिए अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी। इब्ने इंशा, उनको आज याद करने का दिन है। इंशा जी उठो, अब पूछ करो, इस बस्ती में, इस शहर में जी को लगाना क्या। बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत सारे सफ़रनामे जो हैं वो उनका खासा था। बिकॉज़ मेरा ज़्यादा तो खैर इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन एक दो सफ़रनामे चीन को लेके जो उन्होंने लिखा वो बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त था। बहुत सारे इदारे ऐसे थे जिनके साथ ये मुंसलिक रहे अपनी ज़िंदगी में, और जब सफ़र के रुदाद ये लिखा करते थे हरमीत, तो जो जिस तरह से मंजर कशी इन्होंने की अपने सफ़रनामों में, और जिस तरह से बयान किया, जिस तरह से कंपेयर किया अपने मुल्क को जहाँ वो पैदा हुए और जहाँ पर रहे, पाकिस्तान में अगर बात करें तो रोज़नामा कराची की बात करें और दीगर अखबारात की बात करें तो बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा। और जो उनका लिखा हुआ है वो आज भी अगर हम पढ़ें तो जिस अंदाज से वो मंजर कशी अपने सफ़रनामों में करते थे, बाकायदा कुदरत हो या लोगों की या ज़िंदगी या इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हों, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको बयान किया करते थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अदब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज भी, बहुत बड़ी बड़ी महफ़िलें जब भी अदब की सजती हैं, वहाँ इंशा साहब के हवाले से जो उनके मज़ामीन हैं उनको शामिल भी किया जाता है, और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और सुनते हुए महसूस भी होते हैं। बल्कि उनका एक जितने भी उनकी, जिस तरह आपने शुरुआत में कहा, और फिर हमने उसके बहुत सारे मज़ामीन ऐसे हैं जो सफ़रनामों पर मुश्तमिल हैं। उनमें से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब गए और वहाँ के लोगों का रहन सहन, और फिर मज़ाही अंदाज़ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने वो लेके आए। और आज भी आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी महफ़िलें और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर हो, या फिर अगर हम बात करें शेर व शायरी की या अपने ड्रामा की, तो उसमें उनके वो किरदार, वो सारी चीज़ें आज भी उनको भरपूर तरीके से याद रखा जाता है। और भरपूर, परसों मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में एक इवेंट था जिसमें हम गए, और उनमें से बहुत सारे मज़ामीन ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे सफ़रनामे थे जिनका सबसे ज़्यादा ज़िक्र जो है इंशा जी के हवाले से था। और उसी को सुनते हुए लोगों के लबों पर और चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। तो आपने तो फरमाया कि अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, कौन से किरदार को कैसे उजागर करना है, उनसे बेहतर कोई न जाने। और जिस तरीके से उन्होंने, जिस सलीके से लिखा, वो जो भी लिखा कमाल का लिखा। ज़बरदस्त अंदाज में आपने बिल्कुल उनको खराज अक़ीदत जो है वो पेश की है। असल नाम जो उनका वो शेर मोहम्मद ख़ान था, और जैसे कि हरमीत बाजी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे कि सफ़रनामा लिखने की असल वजह भी ये थी, यूनेस्को के चूँकि मुशीर थे तो वो मुशीर की हैसियत से उन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक का बहुत दौरा किया है। तो उन दौरों के दौरान उनकी कोशिश हमेशा यही होती थी कि जो लिखने वाला, जो तसानीफ़ लिखने वाले लोग होते हैं ना, वो किसी और एंगल से इस दुनिया को देखते हैं। वो ह्यूमन बींग्स को, उनको देखने का और इंसानियत को परखने का उनका नज़रिया ही और होता है। तो जहाँ भी गए, जिस तरह से भी गए, जो भी एनालाइज़ किया उसको लिखा, हमारे लिए छोड़ कर गए कि हम उसे पढ़ें, लिखें और उससे सीखें कि अगर आपने लिखना है तो किस अंदाज़ में लिखना है, अगर आपने मंजर कशी करनी है तो किस अंदाज़ में करनी है, अगर आप अदब से मुंसलिक हैं, बाज़ौक़ हैं, शौक़ रखते हैं, तो उनकी तसानीफ़, उनके सफ़रनामे, उनका लिखा हुआ पढ़ें भी और सुने भी और देखें भी। अच्छा, सुनने का जिक्र आया है तो इब्ने इंशा की लिखी हुई एक गज़ल कह सकते हैं, गाना,
जिसको सलमान अलवी ने गाया। क्लासिकल और स्लो म्यूज़िक होता है ना, उसकी अपनी एक पेस है, उसकी अपनी एक इंटेंसिटी है। मतलब जितना काम बिल्कुल। आप फील करते हैं, अगर वो इब्ने इंशा का लिखा हुआ हो या किसी भी और ऐसे शायर का लिखा हुआ कोई गाना हो, कोई गज़ल हो, जिस अंदाज में उसको उस वक्त गाया जाता था, वो एक बाकायदा फ़ील है जो आपको महसूस होती है। आप उस फील में चले जाते हैं। बिकॉज आज की पॉप म्यूज़िक की हम बात करें और उसके बिल्कुल। कंपेयर करें तो फिर और ही बात है ना। आपने दुरुस्त फरमाया, बल्कि मुझे एक लाइन इंशा जी की याद आ रही है। चल इंशा इस बस्ती से, यहाँ लोग सयाने बसते हैं, हाय। तू और मैं तो पागल हैं, चल कूच करे वीरानों को। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में उन्होंने काम किया और उनकी शायरी, उनकी कलाम, उनकी जो सफ़रनामे हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिली और बहुत सारे ऐसे तजुर्बात जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। आपने दुरुस्त फरमाया कि चाहे वो गज़लें हों या बहुत सारे ऐसा कलाम जो उन्होंने लिखा, और हम मुख्तलिफ़ मौसीकी की जब बात की जाती है पॉप के हवाले से या दीगर सिंगिंग के हवाले से, लेकिन गज़ल का गाना और लिखने वाले का कमाल होता है कि वो एक सहर तारी कर देता है। उसका इसके जो अल्फाज का चुनाव होता है और जो गायक है वो जिस तरीके से गाता है, वो जिस तरह सुर और ताल के साथ वो चलता है और जिस तरह अपनी आवाज़ को ऊंच नीच के ज़रिए वो आगे उसको डिलीवर करता है। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट आपने भी कवर किए हैं, आप गई हैं वहाँ पे, मैं भी वहाँ पे गई, और कुछ ऐसे इवेंट जो हमने देखे हैं टेलीविज़न की स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर, और पाकिस्तान टेलीविज़न पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें, और ये क्रेडिट इन जैसे बड़े बड़े लिखारियों को, बड़े बड़े नामों को जाता है जिन्होंने इस ज़ुबान के लिए जो काम किया, जितना काम किया, वो आज भी यकीनन उनके जो किरदार थे, उनका जो काम था, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और आज भी वो अमर हैं हम सब के दिलों में। और उनको आज भी अगर हम याद करते हैं रखने तो के उनका लिए, वो काम उनको था। याद करने के लिए ही हमने एक बाकायदा खूबसूरत सा सेगमेंट अपने प्रोग्राम में रखा। उनकी सालगिरह आज हम सब ने मिलकर मनाई, पब्लिक के साथ, यानी आपके साथ। तो ये छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से, गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से इब्ने इंशा के नाम। हमने अब लेनी एक ब्रेक। देखते रहिए ये प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो, या वो ट्रेंड होती है तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या फिर वाकई हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन हम गलत गाइड हो रहे होते हैं। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट यूट्यूब या गूगल डॉक्टर, तो हमें लगता है कि हमारे पास हर चीज़ के मसले का हल है, और रही सही कसर जो है वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ने निकाल दी है। बिकॉज वहाँ पे जब आजकल आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स जो होते हैं, उनका जब आप ब्लॉग देखते हैं और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा इनके साथ ये हुआ था तो हम भी इस मसले का हल इस तरह से निकालेंगे तो शायद हमें भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द कीटो डाइट, क्योंकि आजकल मार्केट में 1001 डाइट है, लेकिन कीटो डाइट ने पिछले कुछ महीनों में जो हाइप पकड़ी है वो कंपैरेटिवली किसी और डाइट ने नहीं पकड़ी। अब ऐसा क्यों है, आप इसकी वजह जानते हैं कि कीटो डाइट के जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो आपको मिल जाते हैं। बिकॉज आई एम द विक्टिम ऑफ कीटो डाइट एज वेल। आई डिड माई कीटो डाइट लाइक 2 or 3 years बैक, लेकिन उसके साइड इफेक्ट अब तक मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये आप समझिए कि टॉपिक मेरी फेवर में भी था, और मैं आप लोग जो पब्लिक स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही है, आई जस्ट ट्राइड हार्ड कि मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर सकूं अपने पिछले पूरे सेगमेंट्स में और आज के दिन भी, कि अगर आप कीटो किसी को देखकर कर रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, तो अब आप ये जान ले कि रिजल्ट आपको मिल गया, अब उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स आने वाले महीनों या सालों में क्या हो सकते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कीटो डाइट विद आयशा खालिद, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। thank you. आयशा, मैंने कीटो डाइट की थी और जो मेरे जैसे लोग हैं जो स्क्रीन के उससे बैठे हैं वो रिलेट भी कर रहे होंगे। कीटो से आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, खाना भी बहुत मज़े का होता है, बिकॉज इट्स अ फुल फैट, तो फैटी खाना आता है, चीज़ और इस तरह की चीज़ें। आपने कीटो कर ली, वेट लूज हो गया, उसके बाद क्या होगा? अच्छा, मेरा क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट प्लेस कीटो की क्यों? बिकॉज उससे वेट लूज होता है इंस्टेंट। नहीं, सी हमारा एक मसला है, वी गो फॉर द समथिंग जो अट्रैक्टिव है फॉर द टाइम बीइंग एंड इट गिव्स यू द रिजल्ट्स। उसके बाद अगेन व्हाट देन? एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म के लिए क्या लॉन्ग प्लानिंग टर्म है? अच्छा, लोगों को आइडिया नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये लॉन्ग टर्म में शायद मसला नहीं करता, बट टेक्निकली एंड प्रोफेशनली स्पीकिंग एंड बीइंग अ डाइटिशियन, ये बहुत मुज़रे सेहत चीज़ है कि आप जो कीटो ट्रेंड्स पे आ जाते हैं, ठीक है? आप तो विक्टिम है, आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया। व्हाट अबाउट दोज हु स्टिल हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट एंड दे आर येट टू, मतलब इट्स अ लॉन्ग वे कि अभी दे विल कम अक्रॉस पीपल हु वुड सजेस्ट देम स्टार्ट फॉलोइंग कीटो,
एंड यू नो गेट इनटू द regime, जो convince Please हो गए then कि keto diet करके convince weight हो lose गए। कर तो लेते हैं। यहाँ पर जो एक वो मार्केटिंग कहें या whatsoever, you know, बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी की सेहत के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हम हर हेल्थ एक्सपर्ट की अपनी एक राय होती है, ओपिनियन होता है, उससे हम डिफर नहीं कर सकते। डेफिनेटली उनकी अपनी स्टडीज़ हैं। मैंने जो 18 साल पढ़ा है, यू नो, मास्टर्स तक, लिटरली मैंने कहीं पे भी कीटो को सजेस्ट, उसकी सपोर्ट में कोई सजेस्टिव चीज़ नहीं पढ़ी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डिजीज़ेस जिसमें एपिलेप्सी है, कुछ ब्रेन से रिलेटेड मसले हैं, आपके जैसे ऑटिज्म है बच्चों में। अपार्ट फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कीटो किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो Diet के लिए यहाँ तो पे बिल्कुल रूल भी आउट नहीं। हो गया। डाइट और वेट लूज करने के लिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपका वेट तो लूज हो जाएगा। बात हम अगेन देखिए, कीटो डाइट, कीटोजेनिक डाइट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर बेसिकली एपिलेप्टिक पेशेंट्स, ओके, मिर्गी के पेशेंट्स के लिए बनी थी ये। और हमने उसको तो संभाल हम के अगर वो रख कर रहे हैं तो सोच सकते हैं कि पहली तो गलती हम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये बताएं मुझे आयशा कि हमने कीटो डाइट कर ली, अब उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ये चीज़ आप देख लें कि आप नेचर के साथ, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहाँ पे आपको फल लेने चाहिए, सब्जी लेनी चाहिए, यू Carbs, नो, protein, रोटी cheese लेनी लेनी चाहिए, जो भी निशास्ता या फाइबर के सोर्सेज हैं हम सबको एक तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, फलां छोड़ दो, फलां छोड़ दो, मिनरल्स आपके डेफिशिएंट हो जाएंगे, वाइटामिन्स आपके डेफिशिएंट हो जाएंगे, Okay. जो आप फ्रूट से ले रहे हैं। हमारे अब के मौसमी कितने फल हैं, जैसे आम है आजकल, आप जब कार्ब्स छोड़ने हैं ना, आपको सिर्फ लाइक बिलो 50 ग्राम्स कार्ब्स आप अलाउड होते हैं कीटो जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कीटो टाइप 2 के लिए तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए समहाउ अफेक्टिव है, क्योंकि ये हाई जो आपका HbA1c है उसको कम करने में मदद करता है। Okay. हाउएवर टाइप 2 के लिए अफेक्टिव है। टाइप 1 के लिए आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है फौरन से नीचे लेकर आता है। ओके, मतलब इट्स नॉट अगेन उनके लिए भी ये बेहतर नहीं। कुछ लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है दैट इट्स गुड फॉर डायबिटिक्स। डायबिटिक्स में सिर्फ टाइप 2 के लिए इफेक्टिव है, वो भी एक अगेन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसको Okay. मेंटेन नहीं कर सकते आप। कब तक आप बहुत ज़्यादा गोश्त खा सकते हैं, कब तक आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ले सकते हैं, कब तक बहुत ज़्यादा अंडे खा सकते हैं। यही सवाल है कि ठीक कब है, तक कर कब सकते तक? हैं। अच्छा, और हरमीत यही हमारे reason- साथ मौजूद है इस्लामाबाद से एंड ही वांट्स टू आस्क समथिंग। यस हरमीत, ओवर टू यू। जी हाँ, आयशा, एक तो सोहा का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा बुरा रहा है और मेरे सामने था। वैसे आपसे जानना चाहेंगे आयशा, ये जो यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि भैया यहाँ से कुछ सीख के इसी को अप्लाई कर लेते हैं, ये कितनी बड़ी गलती है। और फिर हमने बहुत देखा है बहुत से ऐसे ख़वातीन को, ऐसे हजरात को कि फिर उनको नुकसान और खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बॉडी जो है, क्या ये सेम हम जब देखते हैं कि किसी एक ने अप्लाई किया और उस पर वो सारी चीज़ें ठीक आई हैं, क्या दूसरे पे भी ये सारी चीज़ें ठीक आएंगी? हरमीत इज नॉट क्वाइट ऑडिबल, लेकिन जितना मैं समझ पाई, हरमीत इज आस्किंग कि सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब की बात इंडोर्स करते हैं। हाँ, अगेन मेरा आपसे भी, हम ऑफर भी तो यही बात कर रहे थे ना कि वाई टू यू नो कुछ ऐसी चीज को इंडोर्स करना जो आपने पहली तो बात की नहीं है, हम उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट माइंड इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, दैट्स फाइन, लेकिन हेल्थ के साथ नहीं। आप एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स हेल्थ, समवन लाइफ। अब सिर्फ कीटो हम जो लॉन्गर रन में लोग करते हैं, किडनी के ऊपर कितना इसका मुजरे सेहत अफेक्ट है, डू यू नो दैट? बाल कितने गिरते हैं? बाल तो चले एक वो खवातीन स्पेसिफिक टॉपिक है ना, या खवातीन कंसर्न टॉपिक है, लेकिन किडनी तो हर किसी के अंदर, हर कोई किडनीज हाई प्रोटीन हाई फैट, किडनी में CKD के यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं हरमीत, वो लोग टेक्निकली लो प्रोटीन डाइट पे होते हैं, ठीक है। अब वो लोग जब हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, हाई फैट डाइट खा रहे हैं, आप सोचें कितना एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल XYZ, आई माई सेल्फ, इफ आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मैं जाके कह देती हूँ और वो चीज़ किसी के साथ कोई मसला करती है। एक लाइफ है ना, मेरे लिए तो एक बंदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली, कि एक कोई बंदा आपकी वजह से, आपके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ही और शी सेज अ पॉजिटिव थिंग जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो, तो आप सोचें कि आप पूरी एक रिजीम चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज द अदरवाइज, कि अगर आप ऑपोजिट कर रहे हैं, यानी नेगेटिव बात कर रहे हैं जिसका एक्चुअली में कोई वो नहीं है, एंड इट्स कॉजिंग यू द अगेन डिजास्टर्स इफेक्ट है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स।
अच्छा, मुझे एक और चीज़ है आयशा, हमने काफ़ी हद तक जस्ट ट्राई हार्ड कि हम चीज़ों को क्लियर करके ऑडियंस को दिखा सकें। कीटो आपने कर ली, ऑल दो आप अगर कीटो को इंडोर्स करते हैं या कोई खुद से भी ये डिसीजन लेता है कि चले कीटो करके वेट लूज़ करूंगा तो वेट लूज़ हो जाता है, या करूंगी तो वेट लूज़ हो जाता है, इट्स डन। जो आपका टारगेट था वो आपने अचीव Achieve कर कर लिया। लिया, हाँ। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं चाहती हूँ आप उसको थोड़ा सा एड्रेस इस हवाले से करें कि आपने कीटो की, आपने वेट लूज़ कर लिया, लेकिन वो फिर भी बाउंस बैक होता है बहुत अजीबोगरीब तरीके से। True. मतलब फैट्स आपका उन जगहों पे आते हैं जिन जगहों पे पहले फैट नहीं होता। अब मेंटेनेंस तो आपको किसी भी डाइट में करनी पड़ती है। मैं अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो ये कीटो का रिजल्ट लोगों को मिल रहा है तो लोग इतनी तेज़ी रैपिडली जा लोग रहे हैं लाइक उस वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या क्या और नुकसान आपको होते हैं किडनी और बालों के गिरने के अलावा? इसमें आपको कीटो डाइट नहीं करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, कोई भी और डाइट कर लें। अच्छा, डिहाइड्रेशन है सबसे पहले। वो इस तरह से कि आप कंपैरेटिवली पानी यू टेंड टू ड्रिंक लेस वाटर, क्योंकि अदरवाइज भी हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है ना, कोई बहुत ज़्यादा पानी एवरेज आपको लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ जो आप चीज़ें ले रहे होते हैं, चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अंडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फैट्स फुल ऑफ। अब जो वजन वापस आने की आपने बात की ना, उसमें एक बात जहन में रखें, नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी रिमेन सेम। ओके, नंबर ऑफ सेल तो नहीं कम हो रहा या ज़्यादा हो रहा, सिर्फ उसका साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, कीटो मेक्स द चेंजेस इस तरह से कि एक तो स्टोर्ड जो फैट है आपका कंज्यूम होना डिप्लीट होगा ना, ठीक है, एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे आप जब कार्ब नहीं ले रहे, आपका जो फ्यूल बॉडी कैसे अपने आप को करेगी, इट विल यूज द स्टोर्ड फैट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स तो उतने ही रहेंगे। जब आप इस प्रोसेस को रोकते हैं, व्हाट हैपेंस इज के दैट कम्स बैक या बाउंसेस बैक फॉर द रीजन। टेक्निकल बात करी ना, ये टेक्निकल पॉइंट इस तरह से कि आप कीटो करते हैं तो अक्सर लोग आपसे कहते हैं आप वेट पे स्केल पे कम नहीं हो रहे, आप इंचेस में कम हो रहे हैं। इंचेस में कम? अच्छा नहीं, इंचेस में हर किसी की अपनी, इस पे मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक कोई डाइटरी रिजीम, वो कोई भी क्यों ना हो, वो हाई फैट हो, लो फैट हो, हाई प्रोटीन हो, या लो कार्ब, हाई कार्ब, या मॉडरेट हो, व्हाटसोएवर, हर किसी बंदे पे वो फ़र्क काम करेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर हियर। डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया करते हैं। एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन, जैसे हरमीत का भी वो जो यूट्यूब वाला या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाला पॉइंट था, एक ग़िज़ाई चार्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड आई एम गिविंग द सेम डाइट प्लान जो मैं यूज कर रही हूँ। हाँ, आपको दे रही हूँ, साथ मैंने दूसरे को भी दे दिया, तीसरे को भी दे दिया। बॉडी बॉडी और उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट और है, हर किसी का लाइफस्टाइल और है, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, कोई एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहा है, हु नोज उस पर सिर्फ कीटो असर कर रहा है या क्या। फॉर एग्जांपल कीटो भी चले आप दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कीटो ने इम्पैक्ट, क्योंकि उसकी अगेन सबका लाइफस्टाइल एक जैसा है ना, तो आप उनके ऊपर कोई जी क्रॉस सेक्शनल या कोई स्टडी कर सकते हैं कंपैरेटिव कि सब पे किस तरह से। अच्छा, इंटरनेशनल स्टडी क्या कहती है कीटो को लेकर? सजेस्टिव नहीं है, टू लूज तो करवा देता है ना, एज वी सेड कि भाई आपका क्या कर रहा है, बॉडी फैट यूज कर रही है, स्टोर्ड फैट, लेकिन फायदा नहीं है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी आपका वेट लूज हो सकता है। वेट लूज करना इज नॉट आपको खुदा ना अच्छा, एक और चीज जी हाँ जी हरमीत जी, आशा, अगर हम देखें, हम देखते हैं बातें, हम हमारी कोशिश होती है शो में इस किस्म की टॉपिक को लाना, लेकिन हम देखते हैं कि आसपास या आजकल के जितने भी नौजवान लड़कियों से या लड़कों से आपकी मुलाकात होती है, फिर हम देखते हैं कि वेट के हवाले से काफ़ी हमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग की कोशिश होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो खाना पीना ना छोड़ें, वो भी स्लिम स्मार्ट रहें। तो ऐसा कोई, वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना, ऐसा कोई उपाय हो जिससे आप कम से कम रहें भी ज़बरदस्त किस्म से, और वो सारी चीज़ें जो हैं जिनसे जो आपकी ख्वाहिश है कि वो भी ना छोड़ें, तो ऐसा कोई प्लान हो, वो भी आपके अगर आप शेयर करें हमारे साथ। ऐसे कोई वे आउट निकालते हैं ना, लेट्स डू समथिंग जिसमें आवाम को समझ आए कि ये सेगमेंट करने के बाद हमें भी कुछ समझ आया कि चलो कुछ तो करेंगे, खा भी लेंगे और वेट भी लूज हो जाएगा। अच्छा हरमीत, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि शॉर्टकट्स तो लिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए। नंबर वन, लॉन्ग टर्म की, नंबर वन, आपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना। इफ यू आर अ रोटी लवर, प्लीज डू नॉट लीव रोटी। इवन इफ आई आस्क यू कि मैं डाइटिशियन हूँ, आप रोटी छोड़ दें, आपने नहीं, यहाँ से नजर आ जाएगा आपको कि कितना गलत है ये चीज़ ना, आपने वो चीज़ नहीं छोड़नी। हाँ, पोर्शन के ऊपर ध्यान दें। अब ट्रस्ट मी, वुड यू बिलीव, टू योर सरप्राइज, आई ईट एवरीथिंग। We can imagine. I eat everything, but You look so मेरा slim. पोर्शन बहुत कम होता है। I mean, I even, you know, I do not binge on junk, and वो एक अलग बात है कि मैं अब ये नहीं कि पिज्ज़ा खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा, लेकिन हफ्ते में, महीने में कोई 2 बार, 1 बार, you know, I also go with friends and I eat and dine out। लेकिन वो जो आपने
कंसिस्टेंसी की बात की कि कौन सी चीज़ हम प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं फ्यूचर में। आपने Exactly. सब्जी, फल, एक बैलेंस डाइट जो होती है मुश्तमिल होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स, जस्ट कीप इन माइंड। और वैरायटी क्या है? हर मौसमी फल, गंदम, अनाज, निशास्ता जिसमें है, फाइबर जिसमें है, दैट इज रोटी, चोकर की रोटी, हाँ मैदा, ये चीजें कुछ अल्टरनेटिव्स आपको यू हैव टू मेक द वेरिएशंस। अच्छा, आपको पता है, आपकी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं ना, उस पर ये बात ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि जो मैदे की आप बात करी है, जंक फूड की आप बात करी है, डाइन आउट करने की आप बात करी है, ये चीज़ें भी आपको सिरे से छोड़नी नहीं चाहिए। आप ये भी करें वंस इन अ ब्लू मून, इट्स ओके। लाइक आपको जो एक डाइटिशियन, दुनिया की कोई भी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है शो के दौरान, कोई भी आता है तो वो ये बात करता है, ईट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, बट ईट स्मार्टली, ईट सेंसिबली। क्योंकि अगर आप बात करें सिर्फ खाने की, तो आजकल जो पोर्शन की आप बात करी थी, मैं इसी को इंडोर्स करती हूँ और इसी में हम कंक्लूड करते हैं इस पूरे सेगमेंट को कि आप खाएं जो भी आपका दिल करता है। अगर आपने कंट्रोल करना है तो डाइट नहीं, पोर्शन कंट्रोल करना। और जो चीनी, नमक, बहुत ज़्यादा तेल में बनी हुई अशिया, जंक में बेसिकली बहुत ज़्यादा एडिटिव्स हैं ना, शुगर है, सॉल्ट्स हैं, सोडियम को सॉल्ट, चीनी, टेबल शुगर, और इसका एक और वो है कि शहद खाना शुरू कर दें और जी आप शक्कर ले लें, ये भी गलत है, ये भी मुतबादिल है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। ये भी मिथ है कि आप अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं तो आप सेफ हैं। कैलोरीज तो उतनी दे रहे हैं वो आपको। आपने बहुत ज़्यादा नकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या मिठास को अवॉइड करना है, क्योंकि फूड इटसेल्फ हैज़ अ नेचुरल शुगर एंड सॉल्ट एंड सोडियम इन इट एज वेल। आपने सिर्फ बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी को ही अगर आप ओमिट कर देना, ट्रस्ट मी, एंड यू ईट एवरीथिंग बट इन अ पोर्शन, कंट्रोल्ड पोर्शन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसकी सिर्फ थोड़ी सी साइंस को समझ जाएं कि आपने अगर वेट लूज करना है तो वो करना कैसे है। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने कोशिश की काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन और आपसे इस बात कर सके कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या आप किसी भी इस तरह की डाइट के विक्टिम रहे हैं, तो ट्राई टू रियलाइज़ कि डाइट करना कोई 2-4 दिन या 2-4 महीनों का काम नहीं होता, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो आपको लाइफस्टाइल पे ही फोकस करना पड़ेगा, खाना स्मार्टली खाना, और खाना सब कुछ है। इस फॉर्मूले के तहत मुझे लगता है कि आप वेट लूज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑन द सेम फॉर्मूला नाउ आ डेज। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं अगर अपने घर में देखूँ तो मेरे घर वाले भी और मैं भी इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। और अब टॉपिक क्या है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करती हूँ, कोशिश करूँगी कि किसी अच्छे अंदाज में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो हम बारहा ये टॉपिक रखते हैं अपने प्रोग्राम में कि गर्मी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और अगर जून जुलाई की बात लाहौर शहर में की जाए या पाकिस्तान के किसी भी शहर की जाए तो गर्मी शदीद पड़ती है। चूँकि हम खुश नसीब है कि चारों मौसम हमें नसीब होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम इंसानों की इतनी बात करते हैं, डॉक्टर्स आपको इतना कुछ सजेस्ट करते हैं कि सन ब्लॉक लगाएं और ठंडे मशरूबात पिएँ और ग्लासेस लगा के या कैप लेके बाहर जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर बात नहीं की जाती है, यूँ कहीं कम की जाती है, तो जानवरों को इस गर्मी से बचाने की बात बहुत कम की जाती है। कि अगर घरों की छतों पर, बनेरों पर अक्सर औक़ात देखने में ये आता है कि आप एक केतली रख देते हैं जिसमें पानी होता है, और कोशिश होती है कि उसमें बाजरा भी रख दें ताकि उनकी खुराक भी हो सके और इस गर्मी में जो जानवर हैं और जो परिंदे हैं ख़ास तौर पर, वो जो है वो महफूज रह सकें। लेकिन अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ को देखें या अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि घर को सजाया भी जा सकता है और एक पनाह भी दी जा सकती है परिंदों को, और उनके खाने पीने के साथ साथ इस गर्मी से बचाने के लिए हम क्या इंतज़ाम कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जिस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो आज आपकी तवज्जो सारी मैंने इस तरफ लेके जानी है, और इस पर डिटेल में बात करने के लिए डॉक्टर सुलेमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुलेमान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर सुलेमान ये बताएगा कि बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम देखें जानवरों को, तो हम इस बारे में शायद बहुत कम बात की जाती है कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है, कितना ज़्यादा उनकी सेहत पर असर पड़ता है इस शदीद गर्मी का, जो कि हम इंसान बेयर करते तो बहुत मुश्किल से करते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं इसमें? हाइपरथर्मिया होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए, जो सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 1 और 2.5, अगर उससे इंक्रीज़ कर दे वो फीवर कॉज करता है। और मोस्टली होता है कि आजकल की जो गर्मी पड़ रही है वो हाइपरथर्मिया की तरफ लेके जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है। ठीक है ना, उस पर ये होता है चांसेस कम हो जाते हैं पेट्स के सर्वाइवल के। अच्छा, पेट्स की अगर हम बात करें तो अव्वल तो ये कहा जाता है कि परिंदों को आपको एज ए पेट नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता है घर में तोते रखने का बड़ा रवाज होता है, शौक़ है, बच्चों का बड़ा शौक़ होता है। और अब तो इस तरह से चीज़ें जैसे से हम नए दौर की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों की ख्वाहिशात भी और होना शुरू हो गई हैं। उनको भी कोई ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किए हुए या अमेरिका से इम्पोर्ट किए हुए कुछ ऐसे पेट्स जो कि बर्ड्स पेट्स होते हैं वो रखने का बड़ा शौक़ होता है। इस गर्मी में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इफ़ यू आर हैविंग पेट एट योर होम?
जो से होते हैं, अगर आप पेट घर पे रख रहे होता है तो आपको चाहिए कि उसमें आप एक जो कूलर, वाटर कूलर होता है वो उसे प्रोवाइड किया जाए, या एसी जो सा है वो प्रोवाइड किया जाए। एटलीस्ट अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फैन एटलीस्ट उसको पास लगा के रखें, जिसको अच्छा, इनकी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? मतलब अगर आप पेट्स की बात करें तो मौसम 4 हो या दुनिया में कहीं भी परिंदे जहाँ होते हैं, इनका अपना एक बॉडी टाइप होता है जो कि सर्वाइवल होता है उसमें, कि कम गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में, बारिशों में दे कैन सर्वाइव। तो वो टेक्निकल क्या है? 102.5 से लेकर 103 तक इसका नॉर्मल होता है पेट्स का, जो कैट्स एंड डॉग्स है, और जो बर्ड्स हैं 105 तक, 105.6 दे कैन बेयर दीज हीट और जो भी मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं। अच्छा, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा, जी 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 डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, एक तो जो घरेलू मामला है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारा ख्याल रखा भी जाता है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है। जो आप फरमा रहे हैं इनके हवाले से बहुत सारे लोगों को वो नहीं अवेयर, और ऐसा लगता है कि जानवर है और वो सह सकता है, चाहे वो गर्मी हो या शदीद सर्दी हो। लेकिन बाजी अगर हम देखें आसपास जैसे गर्मियाँ आती हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि बारिशों का सिलसिला खैर आजकल तो थोड़ा बहुत है लेकिन कम हो जाता है। तो ऐसे में एक आदतें हम सब में हमारे वालिदैन ने डाली हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही हैं। जो चरिंद परिंद हैं आसपास हम देखते थे, छतों पर लोग खाना डालते थे या पानी, उस हवाले से बताइएगा कि क्या ऐसे करना चाहिए, कि इन आदतों को कैसे बनाना चाहिए ताकि वो जो बाहर परिंदे हैं, चरिंद परिंद हैं, उनका भी ख्याल रखा जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये करना चाहिए इन्हें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ छतों वगैरह पे पानी वगैरह नहीं रखेंगे तो उनको वाटर इंटेक कहाँ से होगा, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा अगर ये आप सदका जारिया के तौर पे भी आप कर सकते हैं ताकि ये बर्ड्स तक हमारे जो से है वो पहुँच जाए। जो अच्छा भी डॉक्टर सुलेमान, आपने ये बात तो चली। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने देखी होगी सोहा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब ने भी देखी होगी, कैट्स की अगर हम बात करें, बिल्लियों की बात करें, तो उम्मूमन हम हमारे घरों में भी अगर कोई पालता है तो फिर हम आधी रात को अगर ठंड है तो अचानक आपको हाथ आपका अगर लगता है तो कोई सॉफ्ट चीज़ अगर महसूस होती है, फिर आप देखते हैं हाँ भैया ये तो बिल्ली है। तो बिल्ली के हवाले से जो पालने वाले हैं, जो शौकीन हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शन है इस गर्मियों में, क्योंकि मौसम बदला हुआ है इस वक्त? तो गर्मियों में यही मैंने बताया कि कूलर वगैरह जो सा एसी की हवा वगैरह वो प्रोवाइड किया जाए, अगर सर्दियों में है तो उसे हीटर प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, पेट्स को ना, ये जो टॉपिक है इस तरह का है कि इस पेट्स में ख़ास तौर पे ना, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि अगर हम सिर्फ उन परिंदों की बात करें जो कि पेट नहीं होते, मैंने प्रोग्राम में जब इस टॉपिक को हमने सोचा कि हमने डिस्कस करना है तो मैंने उसी वक्त ये सोचा था कि हम इसको ज़्यादा एड्रेस करेंगे इस चीज़ को, कि जो चरिंद परिंद आप देखते हैं जो कि आज़ाद होते हैं और उनको कैद करना भी नहीं चाहिए, उनके लिए घरों में हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई बाज़ूक़त बहुत सारे घरों में सजावटी कुछ ऐसे गमले रखे होते हैं, सजावटी कुछ नेस्ट रखे होते हैं जो कि घर को डेकोर भी करते हैं और साथ साथ उनके लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए कोई ना कोई ठिकाना भी बन जाता है। इस हवाले से क्या क्या करना चाहिए, ना सिर्फ हमें बल्कि अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सड़कों पे ऐसे बहुत सारे मकाम होने चाहिए, दरख्तों पे ऐसे बहुत सारे मकाम होने चाहिए जहाँ पर नेस्ट बनाने चाहिए। इस हवाले से क्या क्या कर सकते हैं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उन एग जो से इन्होंने एग लेइंग करनी होती है ये नेस्ट के अलावा कहीं नहीं कर सकते, नहीं करते। तो लिहाजा अगर आप उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे तो इसमें यह है कि उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, उनका सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और जो सी न्यू प्रोडक्शन जो सी होती है वो सर्वाइव होती है इनकी। पोल्यूशन की वजह से अब इन जानवरों को कितना नुकसान, परिंदों की अगर हम बात करें, हम ओजोन लेयर की बहुत बात करते हैं, और ट्रैफिक पोल्यूशन जो कि पाकिस्तान लाहौर में अब बहुत ज़्यादा हो गई है। गाड़ियों की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में जो गाड़ियों की तादाद बढ़ी है, आप अगर देखें ओवरऑल बीइंग अ डॉक्टर तो कितना आपने इस पर एनालिसिस किया है कि तादाद कम कितनी हो रही है चरिंद परिंद की पोल्यूशन की वजह से? काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि डस्ट एलर्जी जो सी है, व्हीकल्स की जो सी होती है, पेट्रोलियम एलर्जी वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है बर्ड्स के सर्वाइवल को, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह आ जाती हैं इनमें, ठीक है। उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस वगैरह आ जाती है आइस का, जिसकी वजह से उन्हें नज़र नहीं आता, खाना पीना वो देख नहीं सकते, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ भी कॉज कर सकती है। गर्मियों को लेकर ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि परिंदों में कॉमन होती है? गर्मियों में एक तो एंडी बहुत ज़्यादा है, न्यूकास्टल डिजीज़ होती है, IB की बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एंडी में होता है कि इसमें ना उसमें जो सी ग्रीन कलर के जो से स्टूल पास करते हैं, उसके अलावा जो से है इसकी जो विंग्स हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है ना। वो बाइलेटर भी हो सकता है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, विंग्स पैरालिसिस, बाइलेटर भी हो सकता है, यूनिलेटर भी हो सकता है। उसके अलावा सांस में भी इशू आता है इनमें, तो और जो से है उसके अलावा जो होता है नेज़ल डिस्चार्ज होता है। इसी तरह IB में भी होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन आता है, तो ठीक है। उसके अलावा ये आता है कि इसमें सांस लेने का डिस्निया जिसको कहते हैं, सांस लेने में भी इशू आता है।
तो ये सारे इसमें मैटर करते हैं। ये सारी बीमारियां डॉक्टर सलमान जो आप बता रहे हैं ये परिंदों में होती हैं, जानवरों में होती है, जिसको जो खुद बता नहीं सकते, बिल्कुल कुछ ऐसे। एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भी हमें ये बीमारी है, तो हमें किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए या इसका इलाज किया जाए। तो ये जो बेज़ुबान परिंदे और बेज़ुबान जानवर हैं, खुदारा इनका थोड़ा ख्याल करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपने काफ़ी इस हवाले से हमने और इन्होंने मिल के कोशिश की कि आपको इस बात पे कन्विंस कर सकें कि ये जो बेज़ुबान जानवर, बेज़ुबान परिंदे हैं, इनका ख्याल रखें और अपने मन से जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बिकॉज मैं और हरमीत ने काफ़ी दफ़ा इस बात पर कोशिश की आपको कन्विंस करने की कि आप अपने घरों में कम से कम इस चीज़ का एहतमाम ज़रूर करें कि इन परिंदों को इस शदीद गर्मी से बचाने के लिए उनके लिए पानी भी रखें, बाजरा भी रखें और खाने के लिए जो भी दाने डाल सकते हैं वो ज़रूर करें। इस नोबल कोर्स के लिए सदका जारी है, सवाब तो वैसे मिलेगा और कुछ इनकी भी भलाई हो सकेगी। तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इर्द गिर्द देखिए जो परिंदे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनका भी आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।